नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरी इकाई से पाठ 8। पाठ का नाम है मेरा विद्रोह और इसकी लेखिका है सूर्य बालाजी। सूर्य बालाजी का जन्म 1943 ईस्वी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। समकालीन व्यंग्य एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्य बालाजी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखिका ने इसमें बच्चों की इच्छाओं, अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं और आशाओं का सुंदर चित्रण किया है। कहानी में यह भी बताया है कि बच्चों और बड़ों के बीच संवादहीनता की स्थिति होने के कारण न तो बच्चे बड़ों को समझ पाते हैं और न ही अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। फलस्वरूप बच्चों में विद्रोही प्रवृत्ति पनपने लगती है। बच्चों, मेरा विद्रोह पाठ इस प्रकार से शुरू होता है। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार विसुरते चले जाना। मटर गश्ती का अर्थ होता है मौज में घूमना। ढिठाई का अर्थ होता है अशिष्ट व्यवहार। सिलसिला का अर्थ होता है वही क्रम। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैं तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, अर्थात जिनके घर में अंग्रेजी में बातचीत की जाती है, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थीं, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में चिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। झल्लाना मतलब
गुस्सा करना। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं? मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। रमन की वर्षगांठ अर्थात जन्मदिन की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं। रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे मक्कार और निर्दयी हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते, रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते का सज्जा। उल्लास से हमेशा हंसते थे उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? घर में छोटी बहन शालू और उसके छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पीटने का डर भी दिमाग से काफुर हो गया। काफुर अर्थात गायब, दूर हो गया। और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे एक मजा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूँ, अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता, अच्छा। पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। खींच कर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुन भुना कर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब वे थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते देने में शांति मिलती है। इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है। टेरी कार्ड की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है?
बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, माथे पर फुलाकर सवारूंगा। कर लें जो कर सकते हो मेरा। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे, दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाकर निःशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे से खिंचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित अर्थात दुखी और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश्य मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। पारावार अर्थात बहुत खुश थी। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं। मेरे अपने ही आंसुओं की धार से मैं निःशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बच्चों, आपके लिए गृह कार्य है। प्रश्न 1 है शब्द वाटिका। कठिन शब्दों के अर्थ है और कुछ मुहावरे हैं अर्थ के साथ जिनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न 2 है एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्नों को पढ़ के एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 है संक्षेप में उत्तर लिखो। अस्तार आपको विस्तार से उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 है आपका कारण लिखो। प्रश्नों को पढ़ के उसका कारण लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न 4। ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। आपको इस प्रकार का प्रश्न लिखना है जिसका उत्तर आएगा साइकिल, बेसब्री, छपी पर्चियां, पारावार। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। धन्यवाद।